हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। तो दोस्तों, आज का कंटेंट बहुत मज़ेदार है, जो सभी भाइयों के सवालों के जवाब और कंप्लीट प्रोसेस सेटलमेंट का क्या होता है। हमने कोशिश करी है कि बेहतर जानकारी दी जाए, आपको इमेज के माध्यम से समझाया जाए। तो इसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा, रिकवरी एजेंट से कैसे निपटो। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमने 12 इमेजों को ऐड किया है अलग अलग। तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लाइक और कमेंट कर देना और सभी को शेयर कर देना, ताकि और लोग भी जो परेशान हैं वो इन चीज़ों से निपट सकें दोस्तों। तो दोस्तों, पहला स्टेप है हमारा, जैसे ही आप लोन लेते हो तो आप सोचते हो कि अब ईएमआई दो और हमारी सपनों की गाड़ी निकल जाएगी दोस्तों। लेकिन आपको क्या मालूम कि कभी इन फ्यूचर आपकी सिचुएशन ख़राब होती है तो वो ईएमआई भरना आप बंद भी कर सकते हो। तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी अभी इस स्टेप में आपकी सपनों की गाड़ी निकल चुकी है। 2 4 5 10 महीने ईएमआई अच्छे से भर पाओगे। उसके बाद हो जाते हैं आपके हालात ख़राब। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप समझाते हैं हम क्या होता है आपके साथ। तो दोस्तों, फिर अचानक क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है। फिर आप कभी कभी देर से ईएमआई पे करते हो, पेनल्टी लगती है, और जॉब लॉस, मेडिकल इशू कुछ ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, जब आप ईएमआई नहीं भर पाते हो तो इनका गंदा खेल शुरू हो जाता है। हर 1 मिनट बाद आपको कॉल, आपको बस यही इंतज़ार रहेगा कि यार ये तो फला बैंक से कॉल आ रही है, ये तो फला बैंक से। और सारी कॉल आपको रिकवरी के थ्रू करी जाती हैं। कुछ तो ऐसे बैंक एनबीएफसी हैं, वो आपको डायलर पर कॉल लगा करके छोड़ देते हैं। और डायलर एक ऐसा सिस्टम है, वहाँ ऑटोमेटिक कॉलिंग प्रोसेस होता है। जो भी रिकवरी एजेंट खाली होगा, टेलीकॉलर खाली होगा, उसके पास तुरंत आपकी कॉल मूव हो जाएगी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपको कॉल्स की बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगी। कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ आगे क्या होगा। फिर दोस्तों, ये आपको डराना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इनकी कॉल नहीं उठाओगे तो आपको धमकियां देनी स्टार्ट हो जाएंगी कि हम घर पर आ रहे हैं, आपके घर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकते हैं। लेकिन इनका मकसद आपको डरा कर पैसे ऐंठना है। आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि आपके घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट वही आ सकता है जो डीआरए सर्टिफाइड हो। जब वो घर पर आ रहा है तो प्योर इंटीमेशन हो, आपकी परमिशन बेहद ज़रूरी है। उसके पास उसका विजिटिंग लेटर होना चाहिए, जिस भी बैंक एनबीएफसी ने ऑथराइज करा है उसका विजिटिंग लेटर होना चाहिए। और उसके पास उसका खुद का आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप पहचान सको कि ये बैंक का ऑथराइज पर्सन ही हमारे घर पर आया है। और वो भी सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले ही आपके घर पर वो विजिट कर सकता है। तो जब ये धमकी दें तो आप इनको इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, घबराना करना बिल्कुल भी नहीं होता ऐसी सिचुएशन में। तो चलिए सुनते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। तो दोस्तों, फिर ये डराने धमकाने वाली कॉलें स्टार्ट कर देते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड बंद हो जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैन कार्ड एक हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसे स्थायी खाता संख्या भी कहते हैं। और ये भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग वित्तीय लेन देन, टैक्स भरने, बैंक खाता खोलने और आय की निगरानी के लिए किया जाता है। तो इसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको ब्लॉक नहीं कर सकती, आपके उस पैन कार्ड को। और आधार कार्ड हमारी पहचान है, जो भारत सरकार द्वारा हमें एक पहचान दी गई है कि आप इस देश के निवासी हो, आपका स्थायी पता ही है। तो ये भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत सी ये बैंक एनबीएफसी हमने देखी हैं जो कस्टमर को बेवकूफ़ बना करके इस तरीके से भी पैसा ऐंठती है। तो इस स्टेप से भी आपको डरना घबराना कुछ नहीं है। ये टोटली फेक चीज़ें बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले स्टेप। फिर दोस्तों, एकाएक आपका जब केस एनपीए की तरफ बढ़ जाता है या एनपीए हो जाता है, तब आपके पास एक कॉल आती है कि भाई सेटलमेंट करवा लो। अब ग्राहक कंफ्यूज होता है, ये सेटलमेंट क्या भला है, क्या होता है सेटलमेंट। तो आपको हम बताते हैं सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट का अर्थ होता है दोस्तों समझौता। जब कोई व्यक्ति बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से लिया गया कर्ज या लोन बकाया राशि समय पर नहीं चुका पाता है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, तब वह बैंक के साथ एक समझौते के रूप में सेटलमेंट कर सकता है। उसको कहते हैं सेटलमेंट, यानी कि समझौता। और लोन और क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब होता है सेटलमेंट का। यह एक आपसी सहमति होती है जिसमें बैंक और ग्राहक दोनों एग्री होने चाहिए।
जिसमें बैंक तय करता है कि ग्राहक से पूरा पैसा नहीं लिया जाएगा बल्कि एक कम राशि लेकर उसके खाते को बंद कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है और आप केवल 60,000 चुका सकते हैं, 20,000 चुका सकते हैं या 10,000 चुका सकते हैं, तो बैंक उस राशि को सेटलमेंट अमाउंट मानकर लोन को ख़त्म कर देता है। इसके नुकसान क्या होते हैं? आपके क्रेडिट रिपोर्ट में सेटल लिखा जाता है, जिससे साबित होता है कि आपने पूरा लोन नहीं दिया, आपने सेटल करवाया है। इससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उससे आपका स्कोर जो है, सिविल स्कोर जो है वो मतलब गिर जाता है और भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो जाता है। और यह जो सेटल लिखा आता है ये लगभग 7 साल तक आपकी सिविल रिपोर्ट में शो रहता है। आपको इनसे बचना चाहिए। अगर संभव हो तो सेटलमेंट के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लें, ताकि भविष्य में जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो आप पैसा राशि चुकाकर सेटल जो स्टेटस लिखा रहता है उसको सेटल्ड की जगह क्लोज में बदलवा सके। तो ये बला होती है सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या प्रक्रिया करनी है वो बताते हैं। अगर दोस्तों आप सेटलमेंट नहीं करवा पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा आपको क्या चीज़ है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की टीम से कांटेक्ट करो, एक कॉल, और हम आपको समाधान करवा करके दे देंगे किस प्रकार आपको सेटलमेंट करवाना है और किस तरह से आपके साथ कम से कम में सेटलमेंट होगा। और फ्रॉड भी बहुत होते हैं दोस्तों सेटलमेंट करवाते समय, तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपको 1 लाख की देनदारी है, कोई बोले कि आपका हम 15,000 में सेटलमेंट करवा दें और सेटलमेंट के नाम पर वो आपके साथ फ्रॉड कर दें, कोई एडिटेड फेक लेटर दे दे और आप वो पेमेंट कर दो, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वो जो आपने पेमेंट की होगी वो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग से कम हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। तो दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ बैंक एनबीएफसी आपसे बोलते हैं कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्टेटमेंट हमें शेयर कर दो, हम आपका सिविल रिपोर्ट चेक करेंगे, आप अपने बैंक की स्टेटमेंट भेज दो, हम सेटलमेंट देखेंगे कि आपके अकाउंट में वास्तव में ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई फंड तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगते, कई बार आपसे मेल करवाते हैं कि एक हमें मेल लिख करके दे दो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि यूँ आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो आपको एक मेल करनी होती है। ठीक है, तो ये अगला प्रोसेस दोस्तों ये रहता है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं आपको, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्टेप होता है नेगोशिएट का, ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अमाउंट के साथ बैंक के एम्प्लॉय के साथ, बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ समझौता करते हो, एक अमाउंट फिक्स करते हो जिस पे बैंक भी राजी होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए और आपकी भी सहमति होनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो नेगोशिएशन होता है यही आपको अच्छी से अच्छी डील प्रोवाइड करता है कि इस प्रकार आप नेगोशिएट कर रहे हो, किस प्रकार बैंक को कन्वेंस कर रहे हो कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम है और वास्तव में ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब जाकर के सेटलमेंट का एक अमाउंट फाइनल होता है, तब उस डील का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सोच समझकर पहले से ही अमाउंट सेट कर कर जो आप करवा सकते हो वो अमाउंट चुनना चाहिए। ठीक है, और ऐसा अमाउंट चुनो जो वन टाइम सेटलमेंट में आप एक बार में चुका करके ख़त्म कर दो। दोस्तों ईएमआई पर भी होता है, एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, लेकिन वो उसमें क्या है कि अगर आपने एक भी सेटलमेंट का शॉर्ट का अमाउंट मिस कर दिया तो वो आपका लेटर कैंसिल हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना, जब भी लोगे तो 1 शॉट का ही अमाउंट फिक्स करना दोस्तों, उससे आपका ही फ़ायदा होगा कम पैसों देने। जब दोस्तों आप नेगोशिएट कर लेते हो और एक अमाउंट फिक्स हो जाता है, तब नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो क्या होता है? बैंक उसको आगे अप्रूवल के लिए भेजता है आपके पास। कई बार टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आता है कि आप इस अमाउंट में सहमत हो, फिर वो आगे ऑटो जनरेटेड होकर के सेटलमेंट लेटर रेज होकर के आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पर आता है। और बैंक या एनबीएफसी की भी ऑफिशियल मेल आईडी से ही आना चाहिए, उनके डोमेन से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने उठा करके आपको एक फेक लेटर दिया और अपनी @gmail से भेज दिया और आपके पास आ गया, तो वो लेटर कहीं वैलिड नहीं होता है, उससे आपका जो सेटलमेंट है वो नहीं होगा दोस्तों। तो फेक लेटर से हमेशा बचना है। लेटर की पहचान जरूरी है और प्रॉपर वे में लेटर आपके पास आना चाहिए। जब ये अमाउंट फिक्स हो जाता है, दोनों पार्टियां एग्री हो जाती है, बैंक और कस्टमर,
तब जा कर के ये लेटर रेज होता है और आपके पास आ जाता है, और यही फाइनल अमाउंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं कि उसके बाद क्या होता है दोस्तों। देखिए, जब ये सारा खेल रिकवरी का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप एक अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाते हो, तब आप भी और जो आपको लेटर प्रोवाइड करा था वो भी हंसते हंसते कहेंगे डील डन, हाथ मिलाओ और मुस्कुराओ, अब आपका इतने अमाउंट में लेटर डन हो गया। ठीक है, तब आपसे इस प्रकार इस ऐसे पेश आएंगे ये लोग जब आप इनके साथ सेटलमेंट कर लोगे कि इन्होंने और आपने कुछ, इन लोगों ने आपके साथ कुछ किया ही नहीं है। हंसते हंसते जो ये रिकवरी के टूल हैं वो सारे ख़त्म होने के बाद जब सेटलमेंट होता है ना, तब उसके बाद ग्राहक को भी शांति मिलती है और बैंक या एनबीएफसी को भी शांति मिलती है कि अब भाई इसने हमारा पैसा दे दिया, बेशक से सेटलमेंट ही करवाया हो, अब हमारी सिरदर्दी ख़त्म और इधर कस्टमर की भी सिरदर्दी ख़त्म होती है कि एक तो कर्ज का जो दलदल था, एक कर्ज का जो बोझ था वो तो सर से कम हुआ, तब जा कर के ये होता है दोस्तों। अब इसके बाद का मैं नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ कि क्या करते हैं, क्या होता है। जब आपका लेटर आ जाता है दोस्तों, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करनी होती है। पेमेंट अगर लोन है तो लोन अकाउंट में करनी होती है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में करनी होती है, वो किसी के खाते में नहीं। ऐसा ना हो कि कभी आप गलती से वो आपको स्कैनर भेज दे कि भाई ये मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कार्ड है तो आपको कार्ड में ही पेमेंट डालनी पड़ेगी अपने कार्ड नंबर पर, अगर लोन है तो लोन अकाउंट में पेमेंट डालनी पड़ेगी। तो कभी भी गलती मत करना, और फिर कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट अमाउंट पे करना होता है, ना कोई ईएमआई, ना कोई कार्ड के ड्यूज पेंडिंग, सब एक बार में निपटा दिया, टेंशन ख़त्म, सेटलमेंट हो गया। अब उसके बाद आपकी जो मल्टीपल डेप्ट में फंसे हो, एक फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से सेटलमेंट करवा करके वो सारी सिरदर्दी ख़त्म, ना कोई रिकवरी की कॉल, ना कोई होम विजिट, ना कोई लेटर, ना कोई आर्बिट्रेशन, सारी चीज़ें वहाँ पर स्टॉप हो जाती हैं। अगर इस केस में आपके ऊपर बैंक कोई सेक्शन 138 या 25 का केस फाइल कर देता है तो वो विड्रॉल हो जाता है, या आपने बैंक के ऊपर या एनबीएफसी के ऊपर केस किया हो तो लेटर में एक वर्ड होता है कि इस सेटलमेंट अमाउंट को पे करते ही आपके द्वारा जो भी कानूनी प्रक्रिया की गई होगी या हमने जो भी कानूनी प्रक्रिया की होगी आपसे पैसे निकलवाने के लिए, वो सब कुछ आज यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। वो लेटर के अंदर क्लियरली मेंशन होता है दोस्तों। ये आपको लेटर जब आपके पास आता है तो चेक करना है ढंग से, ये लाइन लिखी होनी चाहिए ताकि बैंक फिर आपके ऊपर कोई केस ना कर सके। अगर केस करा होगा तो वो फिर तो उसकी हियरिंग चलती रहेगी, उनको क्या मालूम, बैंक को वो उस केस में केस विड्रॉल करना पड़ेगा। अगर आपने किया है तो आपको केस विड्रॉल करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के बाद आपके बाद ये स्टेप होना चाहिए दोस्तों, ऐसा बैंक को बोलो। जब आप सेटलमेंट का अमाउंट पे कर देते हो तो आपको एनओसी नहीं मिलती दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जब आप फोरक्लोज या पूरी पेमेंट कर देते हो तब आपको एनओसी मिलती है। जब आप सेटलमेंट करवाते हो ना तो आपको एनडीसी मिलती है, नो ड्यू सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ में बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको एनडीसी मिलेगी, एनओसी मिलेगी, तो आपको सेटलमेंट के केस में एनडीसी मिलेगी। और जब आपका सेटलमेंट हो जाए, आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने बैंक को भेजो। ठीक है दोस्तों, उस बैंक को बोलो कि भाई मेरे को नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, वो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट अपने पास मंगवाना है, उसको रखना है, ताकि भविष्य में अगर कोई दोबारा आपसे पैसे मांगने के लिए कॉल करे तो आप बैंक को मेल कर सको कि देखो भैया हमारे पास तो एनडीसी आ गई है और अब हमारा जो है आपके साथ कोई लेन देन नहीं है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों। ठीक है ना, लोन जो सुधार है ना वो संभव है। ठीक है, समय समय पर आपको ईएमआई पे करनी चाहिए। नए क्रेडिट कार्ड अगर बनवा रहे हो 3-4 साल बाद तो उसका सही से उपयोग करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना गोल्ड लोन लेकर के, ठीक है, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेकर के अपना सिविल अप कर सकते हो। तो यहीं पर आज का जो हमारा, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो से मोटिवेट होते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप
तक आए। और आपको कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करना। आपका एक कमेंट हमारे लिए कीमती है और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा कि हम और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आएँ और इस कर्ज की जो पीड़ा, असहन या असहन करने वाली जो पीड़ा है, इससे आपको बाहर निकाला जा सके। और दोस्तों हम पेड सर्विसेज भी देते हैं जिसमें पूरे आपके केसों को सेटलमेंट करवा करके देते हैं। आपकी कॉल्स हैंडल, आपके नोटिसों का जवाब, आपके आर्बिट्रेशन का जवाब, आपको जो है सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड करना, सेटलमेंट लेटर को वैलिडेट करना, नेगोशिएट करना बैंक एनबीएफसी के साथ में, और वो भी बहुत कम से कम पैसों में आपका सेटलमेंट करवा करके देते हैं। दोस्तों उसके लिए क्या करना है, स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा, हमसे संपर्क करना है। हम व्हाट्सएप पर संपर्क करना, डायरेक्ट कॉल मत करना दोस्तों, व्हाट्सएप पर हमको संपर्क कर लेना। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपका किस तरीके से कब कब कितने समय में कितने अमाउंट में आपका सेटलमेंट किया जा सकता है। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।